कि आप दोनों साथ मिलके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के आप अप्लाई कर रहे हो। लाइक ट्रस्ट मी, इस वीडियो के लिए मैंने कोई 50 टेक्स ले चुकी हूँ ऑलरेडी। सो आई होप से ये मेरा फाइनल टेक होगा। सो गाइस, हाई दिस वीडियो इज़ अबाउट माई वीज़ा एक्सपीरियंस। लाइक मैंने किस तरह मुझे यूएस का वीज़ा मिला था, मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की थी, और हाउ आई गॉट टू द यूएसए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जब आपकी शादी हो जाती है, आपका निकाह हो जाता है, तो आपके पास सबसे पहले आपका निकाहनामा होता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपको मिलता है, जो आपको नादरा से मिलता है। नादरा में आपकी शादी रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद मैंने एक और चीज़ की थी कि टू बी ऑन द सेफ साइड, फॉर एग्जांपल आपको जो है अपना सीएनआईसी चेंज करवाना पड़ता है। और लाइक एट दैट टाइम आपको मोस्टली ये सुनने को मिलता है कि ये कर लो आप, इससे वीज़ा मिल जाएगा, ये कर लो आप, इससे वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं आप उस सिचुएशन में जब होते हो तो आप हर चीज़ को कोशिश करते हो आप कर लो, ताकि आपको रिग्रेट ना हो आगे जाके। सो ये बात, इस पे बहुत डिबेट होती है कि नो, डोंट चेंज योर फादर नेम, और हस्बैंड का नेम ज़रूरी नहीं है, या इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो आप करवा लो, आप नहीं चाहते आप ना करवाओ। इन माई केस मैंने कोशिश की थी कि मैं सारी चीज़ों को फॉलो करूँ, तो मैंने अपना सीएनआईसी भी चेंज करवा लिया था, जिस पे मैंने अपने हस्बैंड का नेम लिखवाया था। ठीक है, तो हस्बैंड का नेम जब मैंने लिखवाया था, तो वन मोर थिंग हैपेंड दैट वहाँ पे जो मेरे सीएनआईसी पे एड्रेस था, वो भी मेरे इन लॉज का, मतलब जो हमारा घर है उसकी चेंज हो गया था। ठीक है, तो उसके अलावा क्या हुआ, जैसे मुझे अपना सीएनआईसी मिल गया, उस सीएनआईसी के बाद मैंने कोशिश की थी कि मैं अपना पासपोर्ट भी चेंज करवाऊँ। तो लकीली इट डिपेंड्स कि आपके नसीब में जो चीज़ होती है। उससे पहले ही मैं 1 साल पहले मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया था। लेकिन फिर जब नेक्स्ट ईयर शादी हुई, तो फिर मैंने फिर से अपना पासपोर्ट बनवाया था, जिसमें मैंने अपना हस्बैंड नेम ऐड करवाया था। वो हस्बैंड नेम ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगस्त में जो है वो टाइम जो था वो जून जुलाई का था, समर वेकेशंस होती हैं, या अगस्त में सारे ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं फॉल सेमेस्टर में। सो मेरे हस्बैंड ने जब I-20 अप्लाई किया था, तो उनको I-20 मिल गया था। I-20 में भी एक चीज़ होती है कि आपका जितना स्टाइपेंड है, लाइक आपके जितने भी कंप्लीट एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे, उसमें वो आप उसी एक्सपेंसेस में वो ट्राई करते हैं कि आपके डिपेंडेंट को भी एडजस्ट किया जाए। बट एज़ आई वाज़ जस्ट वन कि मैं आ रही थी, तो अगर किसी की ऐसी फैमिली होती है जिनके बच्चे भी हैं, तो उसमें थोड़े से वो एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, व्हिच यू हैव टू मैनेज आफ्टर शोइंग, लाइक आप अपनी कुछ सेविंग्स दिखा दें, या आप कोई और जॉब अगर करते हैं तो वो इस तरह आपको दिखानी पड़ती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये ना लगे कि आप कुछ इलीगल काम करोगे टू लाइक टू सर्वाइव, और इस तरह चीज़ करने के लिए। तो ये आपको मे भी शायद करना पड़े। उसके बाद जब मुझे I-20 मिल गया था, तो फिर DS-160 फॉर्म होता है, वो मैंने फिल किया था। ओके, सो DS-160 फॉर्म में भी वो काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, और उसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपकी इंडिविजुअल की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी शादी की, आपके हस्बैंड की कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है, और ये सारी चीज़ें। सो मेरे पास अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। DS-160 फॉर्म रखा हुआ है, मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, I-20, हर चीज़। तो मैं उसमें से भी आपको देख के वन बाय वन अपनी स्टोरी शेयर करती जाऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। सो वंस DS-160 के लिए मैं आपको सिर्फ एक टिप देना चाहूँगी कि मेक श्योर कि आप दोनों साथ मिलके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक उस फॉर्म को फिल कर रहे हो। जिस तरह मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ अपडेट की थी अपनी यूनिवर्सिटी की, कि मैं किस यूँ पढ़ी, कब ग्रेजुएट हुई, और एट दैट टाइम आई वाज़ डूइंग जॉब। तो जॉब में क्या करती हूँ, कब से मैंने जॉइन की हुई थी, और उस पे क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी मुझे याद है, मैंने किया था, मेंशन किया था उसमें। सो ये सब आपको ज़ाहिर है, आप आपके सामने सब कुछ हो रहा हो, आपको पता हो। तो जब आपके DS-160 से क्वेश्चन हो आपसे, तो आप उसको आंसर दे सको, आपको क्राइम ना करना पड़े कि मैंने ये लिखा था तो मुझे यही बताना है। ठीक है, तो DS-160 फॉर्म जब फिल आउट हो गया था, तो उस पे जो मेरी एप्लीकेशन थी वो 21 सितंबर को मैंने कंप्लीट की थी 2025। और उसके बाद ये होता है कि मुझे भी, हमने बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ इसलिए किया था, क्योंकि एक और ये बात थी जो कि सच भी है इन मैनी लाइक सर्कमस्टेंसेस, कि आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट ही 1 साल बाद मिलेगी, 1.5 साल बाद मिलेगी, फिर आप आओगी 2 साल लग जाएँगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सुनने को मिलती हैं। बस ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू मेक श्योर दैट आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो जब मेरी DS-160 फॉर्म कंप्लीट हो चुका था, तो हम फिर गए थे अपॉइंटमेंट की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करने वीज़ा की। सो जब वीज़ा अपॉइंटमेंट हम बुक करने वाले थे, तो दैट टाइम वाज़ 21 सितंबर। ओके, सितंबर की एंडिंग थी, और फिर अक्टूबर मिड से आपको अपॉइंटमेंट मिल रही थी। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट अक्टूबर अवेलेबल था, आई एम सेइंग कि अक्टूबर में काफ़ी अपॉइंटमेंट्स थी, 5 टू 6 तो थी ही थी। ठीक है, सो शायद 7 अक्टूबर की भी अपॉइंटमेंट मिल रही थी, व्हिच आई वाज़ कन्विंसिंग माय हस्बैंड के 7 अक्टूबर ले लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एज़ वेल, और यू शुड टेक सम टाइम, ताकि उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट 15 अक्टूबर को हमने उस वक्त बुक कर ली। ठीक है, सब जब बुक हो जाती है, यू आर ओवर द मून, आप समझ रहे होते हो कि बस अब तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, मुझे वीज़ा मिल गया, आई एम गोइंग। सो इस तरह सारी चीज़ें होती हैं। अदर दैन दैट आई ऑल्सो वांट टू शेयर दैट यहाँ पे जितने बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, मैंने तो L1 वीज़ा का भी कोई नाम सुना है, और B1 B2 होता है जो विजिट वीज़ा के लिए या कुछ बिजनेस के लिए लोग आते हैं। सो फॉर द लाइक डिपेंडेंट वीज़ा देयर आर लाइक F2 वीज़ा जो F1 स्टूडेंट के डिपेंडेंट को मिलता है, H1B के जो डिपेंडेंट होते हैं उनका H4 वीज़ा होता है। और मोस्टली यहाँ पे जो भी लोग आ रहे होते हैं
रिसर्च के लिए डॉक्टर्स के पास मैंने मोस्टली देखा उनको J1 मिलता है, तो उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनका J2 वीज़ा होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कौन सा वीज़ा है और आप किस वीज़ा के थ्रू आना चाह रहे हो। तो सारी रिक्वायरमेंट्स मोस्टली सबकी यही होती है कि DS-160 फिल करना है, आपको I-20 मिलता है और फिर आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मिलती है। सो दिस इज़ द वीडियो। बहुत इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो फिल करनी है आपने, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और थिंग एक और हमने चीज़ की थी कि आपका जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है FRC, वो भी हमने अपना निकलवा लिया था। आपका मेरा तो फैमिली के साथ जब होता है, आपकी पूरी फैमिली ट्री होती है, आपके फादर मदर, आपके सिबलिंग्स का नाम होता है, उसमें पूरी ट्री बनी होती है। फिर हमने जब अलग से अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम था, हमारी डिटेल्स मेंशन थी। तो FRC भी एक सेफ साइड आप रख लें। उसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो उर्दू में था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर उसको भी मैंने बनवाया था अपनी होम सिटी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप ये सारी चीज़ें करवा लें। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड अपना बनवा लिया था। तो मेरे हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास था, उनका भी CNIC कॉपी मैंने रखी हुई थी, पासपोर्ट कॉपी एंड एवरीथिंग। सो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं टू अप्लाई फॉर द DS-160 और I-20 के सारे प्रोसेसेस। उसके बाद आई विल फर्दर शेयर विद यू ऑल के और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या आपको करना चाहिए, और बिफोर वीज़ा इंटरव्यू क्या आपको करना चाहिए, और ऑन द डे ऑफ द वीज़ा इंटरव्यू क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करूँ। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगी कि अपने एक्सपीरियंस से या कुछ रिसर्च भी मैं कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like it and subscribe to my channel. And yeah, right now I'm sharing my life after moving here, and किस तरह मैं like अपनी डेली लाइफ शेयर करी हूँ यहाँ पे। If you like to subscribe to it, I'll be more than happy, and see you soon in the next video. Thank you. Bye. Allah Hafiz.